हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं इसके पूर्व आप सभी के लिए वो उपयोगी साबित हुए होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी की और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, उन्हें मदद पहुंचा रहे होंगे। और जितने भी मैं अपने पोस्ट करती हूँ मेरे ब्लॉग पे, जिसका एड्रेस है @topersTouch, वह भी जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, या वो यूजी पीजी हो या कंपटीशन एग्जाम्स हो, उन्हें भी मेरे हिसाब से जितने भी मेरे पोस्ट रहे हैं मेरे ब्लॉग पे, वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। और डेली मैं अपने ब्लॉग पे जीके अपडेट करके डेली डालती हूँ। जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी के, उन्हें वो बहुत ही मदद पहुंचाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और जिस भी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं वहां उनको सफलता भी प्राप्त होगी। अब मैं आज आपसे जिस विषय में बात करने जा रही हूं वह है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था के विषय में यदि बात किया जाए तो महलवाड़ी जो है वो माना जाता है कि दो शब्दों से बना है, महल और वाड़ी। महल का अर्थ ही होता है गांव या गांव का समूह, और दूसरा वाड़ी का अर्थ होता है बंदोबस्त। इससे क्लियर हो रहा है नाम से ही कि ये एक प्रकार से भूमि व्यवस्था था, जो कि ब्रिटिश के शासनकाल के में इसका प्रारंभ हुआ था। या हम कह सकते हैं कि जो औपनिवेशिक काल रहा था भारत में, उसी समय जो भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी, उनमें से एक महलवाड़ी व्यवस्था रही थी। इसके पूर्व हम देखते हैं कि जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब भी ब्रिटिश शासन के अधीन स्थापित भू राजस्व व्यवस्था थे। परंतु महलवाड़ी व्यवस्था में थोड़ी नवीनता थी, क्योंकि इसमें माना जाता था कि किसानों से लगातार, या हम कह सकते हैं कि सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता था ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा। अब हम यहाँ पे एक एक करके इसके विषय में बात करेंगे कि आखिर में महलवाड़ी व्यवस्था है क्या, और इसका इतिहास क्या रहा है, और कैसे इसकी प्रारंभ हुई थी। अब जब हम बात करते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था कितने वर्षों के लिए प्रारंभ हुई थी या स्थापित की गई थी, तो प्रारंभ में देखा जाता है कि इसे 30 वर्षों के लिए और 20 वर्षों के लिए स्थापित किया गया था। जो कि माना जाता था कि जो गांव होता है या गांवों का समूह, महाल जिसे कहते थे, उनके साथ में स्थापित किया जाता था। हम देखते हैं कि जो महलवाड़ी व्यवस्था है उसका जो क्षेत्र रहा था वह था उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। अभी के समकालीन भारत के यदि हम स्टेट्स के अनुसार बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि ये तीन जो स्टेट्स थे वहां प्रमुखता से महलवाड़ी व्यवस्था को स्थापित की गई थी। अब जब हम देखते हैं यहाँ पे क्या विशेषता रही थी महलवाड़ी व्यवस्था की, या महलवाड़ी व्यवस्था किस प्रकार से स्थापित की गई थी, तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो महाल था या ग्राम जिसे कहा जा सकता है, या गांव जिसे हम कहते हैं, महाल जो होता था वो ग्राम का या गांव का समूह होता था। वो एक भी हो सकता था या एक से अधिक गांव भी हो सकते थे एक महाल के अधीन में। जो प्रधान होता था गांव का, या जितने भी लोग मिलकर अपना मुखिया या प्रधान चुनते थे, उन्हें लंबरदार कहा जाता था। और ये सीधा संपर्क में रहता था ब्रिटिश शासक के अधिकारियों के साथ में, जिसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूंगी कि आखिर में इसके कार्य क्या होते थे। तीसरा जो हम देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था के साथ में जो जुड़ा हुआ है, एक हम कह सकते हैं कि ये विशेषता भी थी महलवाड़ी व्यवस्था की, वह यह रहा था कि ग्राम समुदाय इसमें प्रमुख होता था। ग्राम समुदाय का अर्थ ही होता है कि विलेज कम्युनिटी, जो एक साथ मिल करके यह निर्णय लेती थी कि किस प्रकार से किन शर्तों पे काम किया जाएगा, लंबरदार के साथ में मिल करके और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ में या उनके संपर्क में आकर के। अब हम आगे देखते हैं कि जो ग्राम सभा होता था, इसमें जितने भी गांव होते थे वो भागीदारों की तरह होते थे, और या फिर यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो गांव होता था वो भागीदारों का एक समूह होता था, जिसे को शेयरर्स भी कहा जाता था। अब मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करूंगी कि आखिर में लंबरदार का क्या कार्य होता था इसके विषय में। लंबरदार, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, वो गांव का मुखिया या प्रधान होता था, जो कि गांव के साथ में वार्तालाप कर, या गांव में रहने वाले जितने भी लोग थे उनसे वार्तालाप कर, स्पेशली जो किसान या कृषक होते थे,
उनसे बात करके एक निर्धारित कब किस समय लगान दिया जाएगा वो स्थापित करने का काम करता था। हम कह सकते हैं कि एक वार्तालाप सभी लोगों के बीच में और एक उचित निर्णय पर पहुंचा जाता था। लंबरदार का ही उत्तरदायित्व होता था कि वो सभी जितने भी कृषक हैं उनसे हस्ताक्षर भी लेने का कार्य करता था। वो ये भी देखता था कि कितने किसानों को, किनके पास में कितनी भूमि है, कौन कर की अदायगी कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह सब उत्तरदायित्व जो होता था वो लंबरदार का ही होता था। जब तक लगान कोई भी कृषक देता रहता था तब तक वो मालिक माना जाता था अपने भूखंड का। जिस दिन लगान देने में वो असमर्थ होता था उसी समय से जो उसका मालिकाना हक होता था उसके भूखंड पे या खेतों पे हम कह सकते हैं वो उसको खो देता था। हालांकि यहाँ पे हमें एक और उदाहरण देखने को मिलता है कि 12 वर्ष तक यदि किसी किसान के अधीन उसका भूखंड रह जाता था तो ये निश्चित करने का काम कि उस कृषक को संरक्षण दिया जाए, ये भी कार्य होता था ग्राम समुदाय का। और यहाँ पे जो ग्राम समुदाय होता था उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता था यह देखने का कि कृषकों का हित जो है वो कहाँ पे छिपा हुआ है। एक प्रकार से जो महलवाड़ी व्यवस्था क्यों स्थापित किया गया, ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब पहले से जमींदारी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त था, उसके बावजूद क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि हमें महलवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है या अलग से एक फिर से भू व्यवस्था को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका जो उद्देश्य था अंग्रेजों का वो यह था कि किस प्रकार से अधिक भूमि को अपने अधीन लाने का प्रयास, साथ ही साथ किस प्रकार अधिक से अधिक कर को वसूला जाए इसका प्रयास किया जा रहा था। तीसरा हमें यह देखने को मिलता है कि ये लगान वसूली के साथ में जितना भी धन इकट्ठा हो उससे और अधिक से अधिक व्यापार बढ़ाना, यह उद्देश्य रहा था अंग्रेजी अधिकारियों का या हम कह सकते हैं जो शासक रहे थे उनका, कि किस प्रकार से व्यापार को और धन को अधिक से अधिक अर्जित किया जा सके। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए इसके इतिहास के विषय में कि आखिर में ये कहाँ से प्रारंभ हुआ और कैसे प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि जो महलवाड़ी व्यवस्था है उसके विषय में ये कहा जा सकता है कि ये जमींदारी व्यवस्था का ही एक दूसरा रूप के तौर पे उभर करके सामने आया था, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे जब इसकी और विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि इसका प्रारंभ जो उस समय ब्रिटिश काल में किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, तो वो हमें देखने को मिलता है जो गंगा घाटी का क्षेत्र है या द्वार, उत्तर पश्चिमी प्रांत और मध्य भारत, इन क्षेत्रों में ही हम देखते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अब आगे जब हम देखते हैं कि आखिर में इसकी प्रारंभ किस समय हुई थी, तो यह हमें देखने को मिलता है कि 1801 में ही जो अवध के नवाब थे वो इलाहाबाद और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों को अंग्रेजी अधिकारियों को दे दिए थे और इसको कहा जाता था, जितने भी ऐसे क्षेत्र थे उसको अभियर्थित क्षेत्र या सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से जाना जाता है। और ये जब 1801 में अवध के नवाब के साथ में जब ये हुआ था, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हस्ताक्षर या समझौता, उस समय हेनरी वेलेस्ले थे अधिकारी और उन्हीं के अधीन में इसको स्थापित करने का यह प्रयास किया गया था भूमि व्यवस्था को, कि जितने भी किसान हैं और जो जमींदार थे उस समय के, उनसे सीधा संपर्क स्थापित किया जा सके। और साथ ही साथ यह भी निश्चित किया गया था कि 3 वर्ष पूर्ण होने तक में उन्हें 10 लाख रुपए कर के तौर पे जमा करने होते थे, तभी ही वो भूखंड उनके पास में रहेगा। और ये निश्चित करने के साथ ही हम कह सकते हैं कि जो महलवाड़ी व्यवस्था थी उसकी प्रारंभ यहाँ पे हो जाती है। अब हम आगे आते हैं कि आखिर में किस प्रकार क्रमिक तौर पे जो ब्रिटिश अधिकारी थे या ब्रिटिश शासन था वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र भारत का अपने अधीन करता चला जा रहा था और इस व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में ही हम देखते हैं कि जितना भी इसके खत्म होने के पश्चात गंगा यमुना का जो क्षेत्र था वो ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया था। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे उनका जितना भी उत्तरी भारत का जो क्षेत्र रहा था उस पे अधिकार ब्रिटिश शासकों का हो गया था। इसी समय जैसे जैसे ब्रिटिश का साम्राज्य हम कह सकते हैं भारत में विस्तारित हो रहा था,
तो यहाँ पे उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी था वह भी स्टैब्लिश होता चला जा रहा था, और यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे वह निर्णय लेने का काम करते थे कि भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से स्थापित की जाएगी। इन्हीं में से बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स में से ही एक थे 1819 में हॉल्ट मैकेंजी करके। इन्होंने जो काम किया था, ये उत्तरी भारत का जितना भी भूभाग अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था उसका उन्होंने संरक्षण का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के अधीन क्या किया गया था कार्य, उसका मैं उल्लेख करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले एक लेखा तैयार किया गया था, हर एक महाल से कितना कर उपलब्ध होगा या प्राप्त किया जाएगा इसको निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। लंबरदार के द्वारा कितना कर संग्रहित करके ब्रिटिश अधिकारियों को दिया जाएगा यह निश्चित किया गया था। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि पहली बार अंग्रेजी जो सरकार थी वो उत्तरी भारत में जितना भी भूखंड उनके अधीन था उसका एक अच्छे प्रकार से रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने का काम करना प्रारंभ की गई थी उनके द्वारा, कि किस प्रकार से भूमि के सर्वेक्षण के साथ में और कितना भूमि उनके अधीन है, किस प्रकार का भूमि है और कितना हद तक कर वसूला जा सकता है, इसको निर्धारित करने का प्रयास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किया गया था। इसी को आगे बढ़ाने के लिए जो है 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने, जो कि सेक्रेटरी भी थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कमिश्नर के, उनके द्वारा जो है ये बताया गया बोर्ड के मीटिंग में कि जो है जितना भी प्रस्ताव उत्तरी भारत को लेकर के उनके द्वारा तैयार किया गया है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और स्वीकृत करना चाहिए, तभी जो है अधिक से अधिक कर का संग्रह उत्तरी भारत से किया जा सकता है। और इसी के, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हॉल्ट जो मैकेंजी थे उन्हीं के सुझावों को मानते हुए रेगुलेशन ऑफ 1822 को पारित किया गया था। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हॉल्ट मैकेंजी का 1819 का प्रस्ताव था भूमि व्यवस्था को लेकर के, उसको कानूनी रूप देने का काम रेगुलेशन ऑफ 1822 में किया गया था। तो एक प्रकार से यहाँ पे देखा जा सकता है कि जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना हो रहा था, एक प्रकार से ये भी यहाँ कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक काल का ही दौर रहा था, जिस समय अधिक से अधिक भूखंडों पर भारत के अधिकार उनका होता चला जा रहा था, और वो यहाँ पे जितना लाभ कमा सकते थे, या वो भूमि से कर के रूप में हो या उससे अधिक व्यापार करने का हो, इस ओर उनका ध्यान बढ़ता चला जा रहा था। और इसके आगे भी हम देखते हैं कि बहुत कार्य हुए थे कि किस प्रकार से महलवाड़ी व्यवस्था को सफल बनाया जा सके और इसको एक कानूनी रूप दे करके कर भारत के किसानों से वसूला जा सके। उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि अधिक से अधिक कर की वसूली की जा सके। यहाँ पे जितने भी कानून पारित किए गए थे महलवाड़ी व्यवस्था को लेकर के, यह देखा गया कि इसके बाद में धीरे धीरे करके जो कर था वो और अधिक बढ़ता चला गया और कृषकों की जो स्थिति थी वो बदतर होती चली गई थी। इसी के साथ मैं आज अपने चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे इसके विषय में और अधिक बात करूंगी कि आखिर कौन कौन से कानून इसके पश्चात बने थे और जो महलवाड़ी व्यवस्था थी वो किस प्रकार से डेवलप हुआ इंडिया में और क्या उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स रहे थे। इसी के साथ धन्यवाद।